ये कहानी है एक छोटे से गांव कुंदनपुर की। ये गांव भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ के लोग बड़े प्यार और सुकून से रहते थे। इसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहनलाल और दूसरे का नाम था सोहनलाल। दोनों भाई बचपन से ही मेहनती थे। उनके पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। जाते जाते उन्होंने अपने खेत दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिए थे, ताकि दोनों अपनी मेहनत से अपनी गृहस्थी चला सकें। अरे सुनो कमला, ये क्या पक रहा है रसोई में? खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे कोई उत्सव हो। जरा सब्र करो मोहन, खाना बन रहा है। तुम्हारा पेट भरने के लिए ही तो दौड़ भाग कर रही हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो। आज खेत में मिट्टी जोतते जोतते मेरी हालत खस्ता हो गई है। भूख इतनी तेज लगी है कि लगता है आज पूरा खाना अकेले ही खा जाऊंगा। इतनी भूख लगी है तो थोड़ा पानी पी लो। खाना अभी तैयार हो जाएगा। मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है मोहन। लेकिन ये हालत तो तुम्हारी खराब होनी ही थी मोहन। तुम्हारे पिताजी ने जो चालाकी की थी, अब उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो कमला? और क्या अभी इन पुरानी बातों पर चर्चा करने की जरूरत है? जो हो गया सो हो गया। बाबूजी ने कोई चालाकी नहीं की, बल्कि आज उन्हीं की वजह से मेरे पास जमीन है, जिस पर मेहनत करके मैं तुम्हारा और अपना पेट भर रहा हूं। अरे मोहन, ये बात मान भी लूं, लेकिन अगर बाबूजी ने चालाकी नहीं की होती, तो बंटवारे में तुम्हारे भाई सोहन लाल को उपजाऊ जमीन और तुम्हें बंजर जमीन क्यों दी गई? हर साल तुम्हें फसल उगाने के लिए उनसे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी नतीजा वही रहता है। हम जैसे तैसे गुजारा कर पाते हैं, जबकि सोहनलाल भैया का अनाज इतना उगता है कि वो बाजार में बेचकर पैसे भी कमा लेते हैं। देखो कमला, मैं पहले ही थका हुआ हूं। अभी बहस का मन नहीं है। सोहन की किस्मत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। हमें जो मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। मोहनलाल और सोहनलाल के बीच हुए खेत के बंटवारे को लेकर कमला हमेशा असंतुष्ट रहती थी। वो अक्सर मोहन से इस बारे में शिकायत करती थी। उधर सोहनलाल का खेत उपजाऊ था और हर साल वहां की फसल शानदार होती थी। अरे सुनो सुनीता, इस बार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। जब पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक लाल साड़ी लेकर आऊंगा। वाह! मानो इस जमीन पर पैसे ही उगते हैं। सच में, तुम्हारे बाबूजी का शुक्रिया, जिन्होंने तुम्हें इतनी उपजाऊ जमीन दी। एक मिनट सुनीता, शायद तुम भूल रही हो कि ये जमीन हमारी होती ही नहीं, अगर मैंने बंटवारे के वक्त चालाकी न की होती। बाबूजी जानते थे कि मोहन सीधा साधा और ईमानदार इंसान है। उसे ठगना आसान था। उन्होंने जानबूझकर उसे उपजाऊ जमीन दी और हमें बंजर जमीन। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मैंने ऐसा खेल खेला कि वो भोला भाला मोहन खुद अपनी उपजाऊ जमीन मुझे दे गया और मेरा बंजर खेत लेकर बैठ गया। कभी कभी उस पर तरस आता है, लेकिन वो मूर्ख है ही इसी लायक। लेकिन सोहन, तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत था? गलत या सही पर मैं विश्वास नहीं करता। जिसे जो मिलना है वो मिलेगा ही। मेरे भाग्य में ऐश ही लिखा है और मुझे मिल भी गया। उधर मोहन अपने बंजर खेत को देखकर हमेशा परेशान रहता था। कमला, मैं अभी खेत से लौटकर आ रहा हूँ, लेकिन वहां की हालत देखकर यही लगता है कि इस बार भी फसल ठीक से नहीं होगी। इतने खाद और पानी डालने के बावजूद कुछ नहीं उग रहा। बाजार में बेचने की तो बात ही छोड़ो, शायद इस बार भी हमारे खाने लायक ही अनाज मिल पाए। आप परेशान मत होइए, ये तो हमारे साथ हर साल होता है। चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मन रुको कमला, मुझे लगता है बाहर कोई है। मैं देखता हूँ। आइए महाराज, हमारे इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? बच्चा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? बड़ी भूख लगी है। क्यों नहीं महाराज, आपको भोजन कराना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कृपया अंदर पधारें। नहीं बच्चा, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। क्या तुम मुझे यहीं कुछ अनाज दे सकते हो? मोहन तुरंत घर के अंदर गया और अनाज का एक थैला लाकर साधु को दे दिया।
साधु ने मोहन की दरिया दिली और ईमानदारी देखकर कहा। तुम बहुत नेकदिल इंसान हो, बच्चा। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारा खेत बंजर है और फसल भी मुश्किल से होती है। जी महाराज, आपने सही सुना। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह अपने खेत में जाओ और फसल बोने के लिए जितनी खुदाई करते हो, उससे एक हाथ नीचे तक खुदाई करना। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी फसल क्यों खराब होती है, लेकिन याद रहे, खुदाई सिर्फ एक हाथ नीचे तक करनी है। तो क्या इससे फसल अच्छी होगी? इसका जवाब तुम्हें खुदाई करने के बाद मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन सुबह होते ही मोहन फावड़ा लेकर खेत की ओर चला गया। उसने साधु की बताई बात याद रखते हुए खुदाई शुरू की। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ये क्या था? शायद जमीन के नीचे कुछ धातु है। मोहन ने दो तीन और फावड़े मारे और अचानक सोने के गहनों से भरे घड़े निकलने लगे। भगवान, इतना सारा सोना, और वो भी मेरी जमीन में। मुझे ये खबर कमला को जरूर देनी चाहिए। वह ये देखकर कितनी खुश होगी। मोहन घर लौटकर सारी बात कमला को बताता है। सोने के गहने देखकर कमला की आंखें चौंधिया गई। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। इतना सारा सोना एक साथ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब मुझे समझ आया कि हमारी जमीन बंजर क्यों थी। जमीन के नीचे इतना सारा सोना दबा हुआ था कि फसलें ठीक से उगी नहीं सकती थी। हमें तो साधु महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से हमें यह खजाना मिला। आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब हम भी आराम के जिंदगी जी सकेंगे। ये धन हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। कुछ दिन बीत गए और मोहन का रहन सहन अब पहले से काफी बदल चुका था। उसने एक बड़ा घर बना लिया था और साथ ही दो गाय भी खरीद ली थी। उधर सोहन ये सोच सोचकर परेशान था कि आखिर खराब फसल होने के बावजूद भी मोहन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसने ठान लिया कि वो चुपके से इस बात का पता लगाएगा। यकीन नहीं होता कमला, एक समय था जब मुझे उस बंजर जमीन पर फसल उगाने में खून पसीना एक करना पड़ता था, और आज वही बंजर जमीन हमारी खुशहाली का कारण बन गई है। हाँ, बिल्कुल। अगर हमें पता नहीं चलता कि उस जमीन के नीचे गहनों का खजाना दबा था, तो हम आज भी सूखी रोटी ही खा रहे होते। सोहन को अब ये बात समझ में आ गई थी कि मोहन को जमीन के नीचे से गहनों का खजाना मिला था। उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी सरिता से भी साझा की। ये तो उनकी किस्मत है कि उन्हें गहनों का खजाना मिल गया। तुम भूल रही हो सरिता, बंटवारे में वह बंजर जमीन मुझे मिली थी और उपजाऊ जमीन मोहन को। तो अगर गहने उसी बंजर जमीन से निकले हैं, तो उनका हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। सोहन मोहन के घर जाता है और सीधे मुद्दे की बात करने लगता है। मोहन, तुम्हें बखूबी मालूम है कि बंटवारे में ये बंजर जमीन मुझे मिली थी और उपजाऊ जमीन तुम्हारी थी। अब तुम्हारे खेत से जो गहनों का खजाना निकला है, वह मेरा है। भैया, वह जमीन आपकी थी, पर आपने कभी उस पर अपना हक नहीं जताया। अब जब मुझे कुछ मिला है, तो आप क्यों अपना हक जता रहे हैं? मोहन ने सोहन को गहनों का खजाना देने से साफ इनकार कर दिया और सोहन अपने प्रयासों में असफल हो गया। भैया, इस बात को समझिए, मैं आपको गहनों का एक भी टुकड़ा नहीं दूंगा। ये मेरे मेहनत का फल है। सोहन अब ये ठान लेता है कि अगर सीधी उंगली से कुछ नहीं निकल रहा, तो अब टेढ़ी उंगली से ही सही। अगर सीधी उंगली से कुछ नहीं निकला, तो अब टेढ़ी उंगली से ही काम करना पड़ेगा। अगले दिन जब घर में कोई नहीं था, सोहन ने चुपके से मोहन के घर से गहनों की बोरी चुरा ली। जैसे ही मोहन को पता चला कि उसके घर से गहनों की बोरी चोरी हो गई है, वो तुरंत समझ गया कि ये काम सोहन का ही हो सकता है। मुझे पता था, ये सब सोहन ही करेगा। अब क्या करेंगे मोहन? चिंता मत करो कमला, मैं सुबह मुखिया जी को बुलाकर इसकी शिकायत करूंगा। सुबह होते ही मोहन ने मुखिया जी को बुला लिया। दोनों भाई अपनी अपनी बातें मुखिया जी के सामने रखने लगे। मैंने कोई चोरी नहीं की, वह गहने मेरे ही थे। मुझे लेने का पूरा हक था।
लेकिन मुखिया जी, वह गहने मैंने खुदाई करके निकाले थे, तो उन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ठीक है, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। थोड़ी देर बाद मुखिया जी ने फैसला सुनाया। देखो सोहन, वह बंजर जमीन तुम्हारी थी, लेकिन तुमने खुद ही उसे मोहन को दे दिया। और जब मोहन अपनी मेहनत से उस जमीन पर काम कर रहा था, तुम अपनी जिंदगी मौज मस्ती में बिता रहे थे। तो जब उस जमीन से गहने निकले हैं, तो उस पर सिर्फ मोहन का हक है। तो फिर ये गहने सब मोहन के हैं? बिल्कुल, और अब तुम्हें वह गहने मोहन को लौटा देने होंगे क्योंकि असली हकदार वही है। ठीक है, मैं सब कुछ लौटा देता हूँ। अब मोहन ने अपने पैसों से पूरे गांव के किसानों की मदद की, जिनके खेत बंजर थे। वो जानता था कि ये सब उसकी मेहनत का फल था और अब समय था दूसरों की मदद करने का।